बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोनॉलेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्जेंट डिसऑर्डर। कन्वर्जेंट डिसऑर्डर को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहा जाता है। व्हाट इज़ अ कन्वर्जेंट डिसऑर्डर? कन्वर्जेंट डिसऑर्डर जो है, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि कन्वर्ट होना है, ठीक है, किसी भी चीज़ का कन्वर्ट होना। इस डिसऑर्डर में जब पेशेंट को ज़हनी दबाव की अलामात जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो फिर वो पेशेंट जो है वो फिज़िकली तौर पर सिम्टम्स जो है उस पेशेंट के सामने आना शुरू हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर जब एक पर्सन का ज़हनी दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिज़िकली तौर पर वो चीज़ सामने आने लग जाती है, तो इसे कन्वर्जेंट डिसऑर्डर कहा जाता है। जी, तो अलामात कौन-कौन सी पाई जाती हैं कन्वर्जेंट डिसऑर्डर में? सबसे पहले पर्सन जो है उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील होना शुरू हो जाती है। वो पैरालाइज़, अपने आप को ऐसा उसको लगने लग जाता है जैसे उसका हाथ या पाँव जो है वो काम करना छोड़ गए हैं। एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल मूवमेंट शुरू कर देता है और अपनी उसका जो बैलेंस होता है वो भी लॉस होना शुरू होता है। पर्सन जो है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा होने के काबिल नहीं रहता, वो थकावट का शिकार होने लग जाता है। डिफरेंट किस्म की फ़ीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, थकावट की फ़ीलिंग्स भी इसके अंदर शामिल होती हैं। इसके साथ 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 ही पेशेंट जो है वो अपने हवास खोना शुरू हो जाता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब अपने हवासों में नहीं रहता। इसके अलावा उसको एपिसोड्स ऑफ अनरिस्पॉन्सिवनेस की फ़ीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, किसी काम के काबिल नहीं रहता। लेकिन अगर बात की जाए कि हमारी सोसाइटी में अगर कोई भी ऐसा पेशेंट जो है वो सामने आ जाए, ठीक है, तो पेशेंट को सबसे पहले तो किसी दम द्रूद वाले के पास ले जाया जाता है, फिर उसके बाद जनरल फिजिशियन के पास उसको ले जाया जाता है। जब वो भी बता देता है कि पेशेंट को फ़िज़िकली तौर पर कोई भी डिसऑर्डर नहीं है, उसकी सारी रिपोर्ट्स जो हैं क्लियर हैं, फिर वो आगे रेकमेंड करता है कि किसी नफ्सियाती डॉक्टर के पास लेके जाएँ इसे। जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास रिस्क फैक्टर कौन कौन से पाए जाते हैं। द रीसेंट सिग्निफिकेंट स्ट्रेस आर इमोशनल एंड फिजिकली ट्रामा। इसके अंदर पर्सन जो है वो फिजिकली तौर पर अगर किसी ट्रॉमे का शिकार है तो भी ये सिचुएशन पर्सन पर आ सकती है। हैविंग अ मेंटल हेल्थ कंडीशन भी इसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा करती है, सच ए मूड ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये 3 डिसऑर्डर जो हैं ये भी इस डिसऑर्डर की वजह बन सकते हैं। हाउ डू यू ट्रीट कन्वर्जेंट डिसऑर्डर एट होम? कन्वर्जेंट डिसऑर्डर को जो घर में कैसे ठीक किया जा सकता है? पेशेंट को रिलैक्सेशन टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, जो मेडिकेशन योगा के थ्रू भी पेशेंट जो है वो घर में रहते हुए ठीक हो सकता है। फ़िज़िकल थेरेपीज़ के थ्रू मेंटेन अ हेल्थी वर्क, अपने हेल्दी वर्क को मेंटेन करते हुए और अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए भी एक पेशेंट जो है वो बेहतर हो सकता है खुद से, ठीक है। इसके अलावा कि उसको सीकिंग एडिशनल सपोर्ट्स होती है, अपनी फ्रेंड्स अगर उसको सपोर्ट करे, फैमिली सपोर्ट करे या फिर कम्युनिटी सपोर्ट करे, तो भी कन्वेयर डिसऑर्डर का जो पेशेंट है वो घर में रहते हुए बेहतरी की तरफ जा सकता है। इस किस्म के डिसऑर्डर के अंदर जो पेशेंट होता है वो चाह रहा होता है कि उसको सब लोग उसकी तरफ अटेंशन दें, उसी के बारे में सोचें और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पेशेंट जितनी खुद स्ट्रगल करेगा उसके ठीक होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे, ठीक है। मेडिकेशन इतना अहम किरदार अदा नहीं करती इस सिचुएशन में, लेकिन पेशेंट की अपनी स्ट्रगल जो है वो इसे काफ़ी हद तक तेज़ी से बेहतरी की तरफ लेके जा सकती है। अनलेस अगर पेशेंट को कोई डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है, अगर पेशेंट को कोई डिसऑर्डर है तब हम उसको मेडिसिन वगैरह रेकमेंड करते हैं, वो उस पर असर भी करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को कोई साथ इससे रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं है तो फिर पर्सन को इस डिसऑर्डर को कवर करने के लिए खुद जितनी वो ज़्यादा स्ट्रगल करेगा उतनी जल्दी वो बेहतरी की तरफ जा सकता है। तो जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक कन्वेयर डिसऑर्डर। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।